हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को मोटिवेशनल कोर्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, अगर कोई उसका लेखक है, मैपिंग, स्ट्रेटेजी के माध्यम से पूरा कवर किया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहता ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कई सारी नई जानकारी आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या तो इनडायरेक्ट तो पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, जाके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अपने अगर नए हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का मोटिवेशनल कोर्स के साथ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, जो आप लक्ष्य तय किए हैं, हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन जो आपका लक्ष्य है वो अगर लक्ष्य देर में मिल रहा तो बहुत सारे लोग आपको निंदा करने लगेंगे, आसपास पड़ोस वाले निंदा करने लगेंगे कि ये इतना देर से ये क्या कर रहा, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। तो क्योंकि जो है, अगर जिस दिन आपका लक्ष्य हासिल होगा उसी दिन जितने लोग निंदा करने वाले हैं सबकी राय बदल जाएगी। ये हम तो कहे थे ये लड़का बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये चीज ऐसा करेगा, एक दिन ये बहुत बड़ा वो बनेगा, अधिकारी बनेगा, कुछ बनेगा, तो उस दिन जो है सबकी धारणाएं बदल जाती हैं। इसलिए जो निंदा से घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य पे जो है काम करना है। लक्ष्य मिलते ही सब लोगों की राय आपके प्रति बदल जाती है। आज का क्वेश्चन देखिएगा, शुरुआत करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विकल्प में रंगीन मछली ऐप, चमकती मछली ऐप, सुगंधित मछली ऐप, स्वादिष्ट मछली ऐप। तो ये देखिएगा, मछली किस तरह से जो है सजावटी मछली है, तो इस किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये रंगीन मछली ऐप के नाम से लॉन्च किया है, भुवनेश्वर में ये लॉन्च किए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप डिटेलिंग देख लीजिएगा कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इन्होंने भुवनेश्वर में जो है ये लॉन्च किया है। कहाँ? भाक्र अनूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान है वहां। तो रंगीन मछली मोबाइल ऐप का उन्होंने शुरुआत किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो इससे जो है क्या होगा कि जो यह ऐप जो है सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो शौकीनों, एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों के लिए जो है महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, ये लॉन्च कर रहे हैं रंगीन मछली ऐप। तो ये है आपके मंत्री, डेयरी पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि हाल ही में श्री सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। तो कह रहा है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित? तो विकल्प में संगीतकार, राजनेता, लेखक, अभिनेता। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजनेता। ये सीताराम येचुरी जो है ये राजनेता थे। किस पार्टी से जुड़े थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM से जुड़े थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उसके बाद ये महासचिव भी थे, महासचिव, और ये जो है राज्यसभा से सांसद भी थे, राज्यसभा से। तो ये अपना जो है राजनीति में बहुत बड़े पर्सनालिटी थे ये कह लीजिएगा। तो इनका जो है अभी कल देहांत हो गया है, राज्यसभा के सांसद भी थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सीताराम येचुरी जो है CPIM से, सबसे म्यांमार के CPIM के नेता थे। ये देखिएगा, मोदी के साथ जो है मोदी जी इस पे जो है संवेदना व्यक्त किए हैं। तो ये मोदी के ट्विटर से ही, अकाउंट से ही लिया गया है फोटो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह आयोजित होगा? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अल नजाह जो है द्विवार्षिक अभ्यास है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा
पूछा जा सकता है। पहला नंबर यहाँ क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना किस देश के साथ कर रही है, किस देश की सेना के साथ कर रही है। दूसरे नंबर ये पूछा जा सकता है कब से कर रही है, कौन सा संस्करण है, उसके बाद किस देश के साथ कर रही है। तो एक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें 4-5 जो निकलने वाला है उस तरह से क्वेश्चन है, उसको उस तरह वही देख लीजिए। तो विकल्प में ओमान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान। सही उत्तर आपका रहेगा ओमान। ओमान में ये एक्सरसाइज किया जाएगा, अब की बार ओमान में किया जाएगा। पिछली बार जब हुआ था तो ये राजस्थान में किया गया था। तो इसके बारे में ये है डिटेलिंग थोड़ा सा कि भारत और ओमान के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अल-नजा, ये इसका जो है 5वां संस्करण अब की है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2015 में स्थापित हुआ था। तो ये भारतीय सेना की टुकड़ी जो है कल रवाना हो गई थी वहां एक्सरसाइज के लिए। तो ये यह अभ्यास जो आज 13 तारीख है, तो 13 से ये शुरू होगा, 26 सितंबर तक जो चलेगा। और यह ओमान के सलालाह में रबगुड प्रशिक्षण क्षेत्र है, वहां जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सलालाह। सबसे मेन बात है, हो सकता है ये लोकल ना पूछे, लेकिन ओमान के साथ ये एक्सरसाइज होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभ्यास जो अल-नजा है 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक, आपसे बताया कि एक साल अगर ये देश करेगा तो दूसरे साल दूसरा देश करेगा। मतलब पिछले साल भारत किया था तो इस साल ओमान करा, फिर अगले जो है 2 साल बाद जब आएगा, 1 साल बाद, मतलब द्विवार्षिक है, तो ये जो फिर भारत करेगा तो आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण आपसे बता ही दिया, राजस्थान में जो है महाजन में आयोजित हुआ था। तो इसका उद्देश्य वगैरह आप देख लीजिएगा यहाँ। तो जो है ये रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित सर्वोत्तम जो है कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा। तो ये जो है अभ्यास के बारे में थोड़ा है, देख लीजिएगा, इसका कुछ इमेज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से संबंधित आपको जो है कल क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, कल ही का एक क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना, ये इसमें वायुसेना है, तो भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में भाग लेगी। तो सही उत्तर आपका ओमान था। कल ही अभी आपका ये क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, ओमान था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिएगा कि ये चीज आपको बताया है कि MiG-29, जगुआर, C-17 जैसे विमान जो है शामिल है और ओमान के ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। और यह अभ्यास का 7वां संस्करण है, उसका 5वां था, इसका 7वां संस्करण है। और 11 से लेकर के 22 सितंबर तक जो है चलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित हो रहा है। तो ये चीज आपसे कल ही बता दिए थे, 11 से लेकर 22 सितंबर तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स मालपे नाम से, मालपे और मुल्की नाम से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हाल ही में चर्चा में रहे मालपे और मुल्पी, तो ये क्या है। तो मालपे और मुल्पी नाम को कहाँ से लॉन्च किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है अब यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया कि जो है कहाँ इसको लॉन्च किया गया है, दूसरे नंबर किस नाम से लॉन्च किया गया है, और ये जो है क्या है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरह से आप पढ़िए। तो कहाँ से लॉन्च किया गया है, विकल्प में कोच्चि, गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो ये जो है कोच्चि से जो है लॉन्च किया गया है, कोचिन शिपयार्ड से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा कुछ उसके जो है फिगर, तो ये है मालपे, यहाँ लिखा है मालपे, देख लीजिएगा। मालपे और मुल्पी नाम से जो है, मुल्की नाम से लॉन्च किया गया। तो ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ये क्या है। तो कोचीन शिपयार्ड ने जो है भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया है। ये जहाज स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं और इसमें अत्याधुनिक पानी के नीचे सेंसर से लैस जो है ये अत्याधुनिक होंगे और पानी के नीचे जो रहेंगे सेंसर से लैस होंगे पूरा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की सुरक्षा के लिए। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कौन सा देश शीर्ष पे है, लेकिन तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश इसमें मतलब भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में है कौन, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार
2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? विकल्प में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है इसमें टॉप पर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका जापान है, सेकंड स्थान पे। ये सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें सेकंड स्थान पे जापान है। थर्ड स्थान पे आपका देखेंगे तो यूएसए है। वहीं फोर्थ स्थान पे देखेंगे तो कनाडा है, कनाडा। और फिफ्थ स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे मोटा मोटा आप जरूर याद रखिएगा। वैसे इसका तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। और कौन जारी किया था? तो यूएस का न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ये कोई बहुत खास रिपोर्ट नहीं है, मतलब इसको मान्यता उतना नहीं दी जाती है, लेकिन जब एक रिपोर्ट आया है मार्केट में तो उसको देखना जरूरी है। तो सबसे अच्छा जो है सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे जापान। ये देखिएगा स्विट्जरलैंड का मैप है। मैप के माध्यम से हम आपका हर क्वेश्चन जहां मैप दिखाने लायक रहता है वहां दिखाते रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड है। इसके सबसे मेन बात है कि इसके आसपास जितने देश हैं, जैसे इधर फ्रांस हो गया, इधर इसके फ्रांस हो गया, माउंट ब्लैंक जो है इधर देखिएगा है। और दूसरे नंबर आल्प्स पर्वत जो है इसी में है। राइन रिवर यहाँ से इसके आसपास से गुजर रहा है। इटली इधर है, इटली इधर भी है, घेरे हुए। जर्मनी है। और ये आल्प्स पर्वत पूछा है कि किन देशों के बीच में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राजधानी जो है ये है वन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको मैप पे जा, कोई भी लोकेशन अगर आपको मिले तो उसको जो है मैप पे जाकर के देख लीजिए, उसमें जो कौन से पर्वत हैं, कहाँ उसके जो है किस सीमा कहाँ से लगा हुआ है, उसका राजधानी क्या है। तो इस तरह से आप देखे रहिए, मैप से देख आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा कहना मत मानिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का, वहां देखिएगा मैप से कितना क्वेश्चन आता है। कहीं का राजधानी पूछ लेगा, कहीं का जो है कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है, किस देश से जो है सीमा साझा करता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है, ये लुसाने आप देखे होंगे, कई बार आपको पढ़ाए हैं। लुसाने में जो आपका ओलंपिक का जो है हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? तो 79वां सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ये व्यक्ति हैं, लेकिन नाम आपको बताना है कौन किया है। तो विकल्प में है फिलेमोन यांग, नेहल कैमरून, डेनिस फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है पहला, फिलेमोन यांग जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून देश है अफ्रीकी महाद्वीप में। तो कैमरून के निवासी हैं। इन्होंने जो है कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो फिलेमोन यांग जो है इसकी अध्यक्षता किए हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब की बार जो है पीएम मोदी नहीं उपस्थित हो गए थे, तो उनके स्थान पे आपसे ये भी क्वेश्चन हम पूछे थे। तो उनके स्थान पे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वहां भाग लिए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है उनमें से एक है। तो इसके 6 प्रमुख अंग का क्या है, कभी आपको संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित पूरा आपको डिटेल कर देंगे, तो यहाँ बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 6 जो है इसके प्रमुख अंग है, उसमें एक है। दूसरी नंबर की इसका स्थापना देखेंगे तो स्टेब्लिश 1945 में हुआ था, 1945 में। और हेडक्वार्टर इसका हम लिखी दिए न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूएसए में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कह सकते हैं इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्था जो है कार्य कर रहे हैं। हालांकि बहुत इसका प्रभाव है नहीं, लेकिन तब भी काफी हद तक के देखेंगे कि आज तक जो है तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ किसी कारण से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5G स्मार्टफोन के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन बना है?
तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। 5G बाजार के लिए देखना है आपको कि सबसे बड़ा जो है स्मार्टफोन बाजार के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन बना, तो विकल्प है भारत, चीन, यूएसए, रूस। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन जो है सबसे फर्स्ट रैंक पे आया है 5G स्मार्टफोन, जहाँ जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बाजार जहाँ है। लेकिन आपको ये देखना कि अपना देश भारत ये सेकंड स्थान पे है, सेकंड प्लेस पे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी 5G के मामले में भारत दुनिया में सेकंड स्थान पे है। इस वहाँ जो स्मार्टफोन के बाजार है सबसे बड़ा, तो दूसरे स्थान पे भारत है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत ने जो है ये उपलब्धि यूएसए को पछाड़ करके ये हासिल किया। यूएसए अब थर्ड प्लेस पे आ गया, पहले सेकंड पर था। तो 5G स्मार्टफोन के सबसे बड़े बाजार में अब थर्ड स्थान पे यूएसए का आ गया, स्थान आ गया है। दूसरे स्थान पे भारत, पहले स्थान पे चीन। तो ये तीनों आप रैंक याद कर रहिएगा। और भारत का खास करके इसमें फर्स्ट जो चीन है उसका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, देखिएगा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुशील कुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे, दिग्विजय सिंह, शरद पवार। तो सही उत्तर आपका रहेगा सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। ये जो है इसके पहले मतलब ये भारत के ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, एनर्जी मिनिस्टर, और दूसरे नंबर से ये जो है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत में। 2012 में ये बनाए गए थे होम मिनिस्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति जो है देश के गृह मंत्रालय का पद संभाला और कोई बुक लिख रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो 50 साल पॉलिटिक्स में लगभग हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो है ये बुक रिलीज किया है। तो ये देखिएगा, ये है सुशील कुमार शिंदे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका, यही नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कांग्रेस के जो है ये नेता हैं, इनकी ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में जनजातियों के लिए 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ जो है खोला जाएगा जनजाति विश्वविद्यालय, वैसे तो तेलंगाना में खोलने के लिए भी कहा गया है, लेकिन जो है खोला जाएगा तो वहाँ 80% आरक्षण रहेगा। तो कहाँ खोला गया है इसको, विकल्प में महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में ये खोला गया है। महाराष्ट्र में कहा, नासिक जिले में इसको वहां के राज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 80% आरक्षण दिया जाएगा, महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 54वीं जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से कितना % करने का निर्णय लिया है, यानी 12% से घटाया, बढ़ाया, क्या किया। तो विकल्प में 5%, 0%, 10%, 18%। सही उत्तर आपका रहेगा पहला 5% जीएसटी जो है जितने कैंसर संबंधित दवाएं हैं उस पे जो है 5% जीएसटी लगाने के लिए कहा गया है। मतलब 10 से घटा करके 12 से घटा करके सॉरी इसको 5% लाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है कैंसर जैसी बीमारियां जो है जो अभी तक इलाज संभव नहीं था, लेकिन अब काफी हद तक इलाज इसका होने लगा है, उसके लिए जो है 5% जीएसटी लगाना और 12% से कम करके 5% करना तो कैंसर के मरीजों के लिए अच्छा है। तो जीएसटी को जो सबसे पहला जो है पहले फ्रांस में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, जीएसटी जब से आया है काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत का जीएसटी जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये चीज अभी आप ध्यान रखिएगा। और भारत में जीएसटी जो है विजय केलकर समिति की सुझाव पे जो है लाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनके सिफारिश पर जो है इसको लाया गया था। और ये भारत में जीएसटी आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 से लागू है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएसटी के बारे में। आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में देखना, जीएसटी काउंसिल में देश के सभी जो है देश के जो है वित्त मंत्री या तो उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शामिल होता है उसमें। और उसके बाद इसकी हेड जो होती हैं वित्त मंत्री होती हैं। तो इसके बारे में कभी हम आपको बता देंगे। इसमें 66 मतलब जान लीजिए 33%, 1/3 जो है इनका होता है, और 2/3 1/3 बहुमत अगर केंद्रीय जो है वित्त मंत्रालय का होता है 1/3 बहुमत, और वहीं 2/3 बहुमत जो है पूरे देश का होता है। तो 1/3 बहुमत ये अकेले जो है केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको
इसमें शामिल किया जाता है। मतलब कोई मत देना हो तो 1/3 मत इनका मान्य होगा, 2/3 राज्य मिलके करेंगे। अगला है क्वेश्चन, देखिएगा कि हाल ही में किससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो विकल्प में राजेश वर्मा, दुर्गेश कुमार, अर्पित गुप्ता, अमित खरे। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजेश वर्मा। तो इनको जो है CAQM का यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में जो है कार्य करेगा वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए। ये कब आया था? 2020 में एक्ट आया था और 2021 से ये जो है कार्य कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही। आज का 12 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, इससे आपको कई सारी नई जानकारी मिलता रहेगा। और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर लिखिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। और जो है वीडियो आप देखते रहिए लगातार। कई इसमें जान लीजिएगा, अगर देखते रहेंगे तो आप हम पक्का कह रहे हैं कि इतना लेवल पे जाकर के डिस्कशन किया जाता कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। नहीं फंसेंगे तब फिर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।